आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये इस वीडियो का पहला भाग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। इस भाग में हम बात करने वाले हैं डॉबे-राइनर के ट्रिक की। परंतु डॉबे-राइनर के ट्रिक की बात करने से पहले चलिए जान लेते हैं कि इस पूरे अध्याय में हम बात किस बारे में करने वाले हैं। दरअसल ये जो अध्याय है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस वे में कि इस अध्याय से आपको समझ में आता है कि एक जो वैज्ञानिक होता है उसको कितनी प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ता है और कितने ज़्यादा कोशिशों के बाद फाइनली हमें हमारा रिजल्ट मिल पाता है। यानी कि कितनी बार एक साइंटिस्ट फेल होता है और किस तरीके से हम अपने काम को फिर भी जारी रखकर फाइनली एक आउटपुट ला पाते हैं, इस बारे में हम समझेंगे। तो इस वीडियो में हम बहुत सारे साइंटिस्ट की बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने तत्वों का जो वर्गीकरण था उसको किस तरीके से किया और किस तरीके से हमारे पास अंत में एक सारणी आई जिससे हम आजकल अपना वर्गीकरण देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक सवाल से, और सवाल ये है क्या कि वर्गीकरण होता क्या है। अब वर्गीकरण की बात की जाए तो इसका नॉर्मल सा मतलब है कि समूहों में विभाजन। अब अध्याय का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यानी कि हम यहाँ पर तत्वों के वर्गीकरण की बात करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब जाहिर सी बात है, अगर हम वर्गीकरण नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत हो रही होगी, इसी वजह से हमने वर्गीकरण किया होगा। तो चलिए समझते हैं कि आखिर वो दिक्कत क्या थी जिसकी वजह से हमें ये वर्गीकरण करना पड़ा। तो इसे समझने से पहले एक बात जान लीजिए कि हमारे पास लगभग 118 तत्व हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। हो सकता है कि इससे ज़्यादा तत्व भी धरती पर हों, परंतु अब तक 118 तत्व ऐसे हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। अब साइंस में तो हम क्या करते हैं, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो चलिए इसी बात पर यहाँ पर कुछ एटम्स रखे हुए हैं, यानी कि कुछ परमाणु रखे हुए हैं। अब यहाँ पर आपको इन सब के बारे में पढ़ना है। तो क्या आप इन सब के बारे में सारी चीज़ें याद कर सकते हैं? बहुत कठिन होगा ना। यहाँ पर जितने भी परमाणु हैं उन सबका एक परमाणु द्रव्यमान होगा, सबका एक परमाणु क्रमांक होगा, और वो किस तत्व से किस तरह से अभिक्रिया करते हैं ये सब याद करना तो लगभग नामुमकिन है। और जबकि यहाँ पर तो सारे तत्व लिखे भी नहीं हैं, यहाँ पर बहुत कम तत्व लिखे हुए हैं। तो इसका उत्तर क्या है, आखिर हम इन्हें किस तरीके से ऐसे रखें कि हम इन सब के बारे में पढ़ सकें। दरअसल इसके बारे में सबसे पहले सोचा था डॉबे-राइनर ने। डॉबे-राइनर ने ये सोचा था कि अगर हम इन सभी तत्वों को छोटे छोटे ग्रुप में विभाजित कर दें तो उससे क्या होगा कि हमें सिर्फ एक ग्रुप के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और जब हम ग्रुप के बारे में पढ़ लेंगे तो उस ग्रुप के अंदर जो जो चीज़ें होंगी हमें उन सब के बारे में पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए अगर हम इस पर्टिकुलर ग्रुप की बात करें तो इस ग्रुप के अंदर हम देख सकते हैं कि जितने भी परमाणु हैं वो सारे के सारे कौन से हैं, सारे के सारे नोबल गैस हैं। अब नोबल गैस के बारे में हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि इनका जो अष्टक होता है वो पूर्ण होता है। यही कारण है कि ये बहुत कम अभिक्रिया करते हैं, क्योंकि जितने भी परमाणु हैं वो सिर्फ इसलिए अभिक्रिया करते हैं क्योंकि इन्हें अपना अष्टक पूर्ण करना होता है। अब इनका अष्टक पहले से ही पूर्ण है, इस वजह से अभिक्रिया करते ही नहीं है। उसके अलावा ये कम प्रतिक्रियाशील होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर इनका अष्टक पूरा है तो ये प्रतिक्रिया तो करेंगे ही नहीं। और तीसरा हमें पता चलता है कि ये सारे के सारे गैस अवस्था में होते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो सिर्फ 3 नोबल गैस लिखे हुए हैं, परंतु अगर हम नोबल गैस की बात करें तो जितने भी परमाणु नोबल गैस में आते हैं उन सब में ये गुण होंगे। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ नोबल गैस के बारे में पढ़ लेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि जितने भी नोबल गैस हैं उन सब में कौन से गुण होंगे। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा कि हमें सारे के सारे नोबल गैस के बारे में अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे वर्गीकरण के बारे में सबसे पहले सोचा था डॉबे-राइनर सर ने। अब ये बात आती है कि आखिर ये कितना कठिन होगा। दरअसल हमने तो ये सोचा कि ग्रुप में विभाजित कर देते हैं, डॉबे-राइनर ने भी यही सोचा था। तो आखिर इतनी बड़ी क्या दिक्कत है विभाजित करने में। दरअसल ये काम बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि डॉबे-राइनर जो थे, उसके बाद न्यूलैंड्स ने और मेंडेलीव ने और बहुत सारे अन्य वैज्ञानिक जो थे उन्होंने कोशिश करी कि इनको वो ग्रुप में विभाजित कर सकें, परंतु वो सारे के सारे असफल रहे। और अंत में हेनरी ने हमें एक सॉल्यूशन दिया जिसे हम आज तक इस्तेमाल करते हैं, परंतु उसमें भी कुछ दिक्कतें हैं। तो चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं जहाँ पर हम जानेंगे कि किस तरीके से सारे के सारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने मेहनत करी और अंत में जाकर हमें हमारी आवर्त सारणी मिली।
डॉबे रायनर की पहले बात कर लेते हैं। तो इनका पूरा नाम है योहान वुल्फगांग डॉबे आइनर। दरअसल ये यूके की प्रोनाउंसिएशन है। दरअसल ये जो साइंटिस्ट हैं वो जर्मनी के हैं और इनके नाम में बहुत दिक्कत होती है, तो यूके वाले इसे प्रोनाउंस करते हैं डॉबे आइनर। वहीं पर जो इंडियंस हैं वो इन्हें प्रोनाउंस करते हैं डॉबे राइनर। तो आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु कोशिश कीजिएगा कि आप इंडियन इंग्लिश का इस्तेमाल करें, जो कि है डॉबे राइनर। तो चलिए अब जान लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। दरअसल ये जो हैं ये जर्मनी से हैं और इन्होंने सबसे पहले औषधि विज्ञान की पढ़ाई करी थी। बाद में इन्होंने अपनी फील्ड चेंज करी और इन्होंने रसायन शास्त्र पढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद ये इसके प्रोफेसर बन गए थे और इन्होंने सबसे पहले हमें बताया कि जो प्लैटिनम है वो एक उत्प्रेरक के रूप में भी काम करता है। परंतु इनकी जिस खोज के बारे में हमें पढ़ना है वो है कि इन्होंने समांतरिक की खोज करी थी। तब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर ये समांतरिक क्या है और इसे हम समांतरिक क्यों कहते हैं। तो चलिए समझते हैं। दरअसल डॉबे राइनर ने जितने भी तत्व थे उनको 3-3 के समूह में बांटा। अब हमने यही बात करी थी कि हमें ग्रुप में विभाजित करना है, तो इन्होंने 3-3 का ग्रुप बनाया और उन्होंने इस समूह को त्रिक कहा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3-3 ग्रुप में बांटा है, यानी कि हर एक ग्रुप में 3 एटम होते हैं। तो जो त्रिक है उन्होंने इस वजह से इसे त्रिक कहा और इसीलिए इसे हम डॉबे राइनर के त्रिक के नाम से जानते हैं। दरअसल उन्होंने ऐसे 3 त्रिक ढूंढे। पहला था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, दूसरा था कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम का, और तीसरा था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। अब डॉबे राइनर ने हमें इन तत्वों के बारे में और भी चीज़ें बताई, जैसे कि उन्होंने ये बताया कि जो इनके तत्व लिखे हुए हैं ये परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में लिखे हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे इनका पहला जो ग्रुप है वो है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, तो इसमें लिथियम का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा होगा सोडियम का और उससे ज़्यादा होगा पोटेशियम का। और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि जो बीच में परमाणु रखा हुआ है उसका परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे के लगभग औसत होगा। उसके अलावा उन्होंने ये बताया कि जो ग्रुप बनाए हुए हैं उसमें जितने भी तत्व हैं उन सब के रासायनिक गुण समान हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों ही बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं और तीनों ही धातु हैं, तो इनके गुण समान थे। अब चलिए देख लेते हैं कि क्या ये जो उन्होंने ये कहा कि ये औसत होता है ये सही है या नहीं है। तो अगर हम लिथियम का परमाणु द्रव्यमान देखें तो वो होता है 6.9, वहीं पर पोटेशियम का होता है 39.0। अब हम इन दोनों का औसत निकालें तो वो लगभग 23 के बराबर आता है, तो यहाँ पर भी ये सही थे। चलिए इनके बाकी के ट्रिक के बारे में भी देख लेते हैं। अगर हम क्लोरीन और ब्रोमीन एंड आयोडीन की बात करें तो यहाँ पर क्लोरीन का जो एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है लगभग 40 और आयोडीन का होता है लगभग 137। अब चलिए थोड़ी सी मैथ्स लगाते हैं, यहाँ पर इन दोनों का औसत निकाल कर देखते हैं। तो 40.1 और 137.3 का औसत निकाले तो वो आता है 88.7 और जो बेरियम है उसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 87.6, तो लगभग बराबर ही है। उसके अलावा अगर हम बात करें इनके दूसरे त्रिक की जो कि है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, तो यहाँ पर इनका परमाणु द्रव्यमान होता है 6.9, 23 और 39 रिस्पेक्टिवली। तो अगर यहाँ पर हम थोड़ी सी मैथ्स और लगाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एवरेज आता है 22.95, जो कि लगभग 23 के बराबर है। तो यहाँ पर इन्होंने ऐसे 3 त्रिक ढूंढे और उसके बारे में हमें बताया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, जहाँ पर हमने जाना डॉबे राइनर के ट्रिक के बारे में। अब ये बहुत अच्छा ट्रिक उन्होंने बना कर दिया हमें, परंतु अगली वीडियो में हम जानेंगे कि उनके जो ये बहुत अच्छे ट्रिक हैं उसमें क्या परेशानी है। दरअसल जितने भी साइंटिस्ट थे जो उस समय थे उन्होंने कहा कि इनका जो ये ट्रिक है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है और इसे रिजेक्ट कर दिया। तो चलिए जानेंगे अगली वीडियो में कि आखिर उसे रिजेक्ट क्यों किया गया। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉबे राइनर के ट्रिक के लिमिटेशंस की, और साथ में हम जानेंगे जब डॉबे राइनर का ये जो ट्रिक था वो फेल हो गया तो न्यूलैंड्स नाम के नए साइंटिस्ट ने डॉबे राइनर के काम को आगे बढ़ाया और उनसे एक अच्छा टेबल बना कर दिया जिसका नाम था न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। तो इसके बारे में भी हम अगली वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।